Question number 94. If the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is x. देखो लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि जो आपका फाइनल ट्रांजिशन जहां पे आके स्टॉप होता है वो कौन सा लेवल होता है n1 इक्वल टू 1। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो दैट मींस जो आपका जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है दैट लेवल इज योर इनफाइनाइट, एन इक्वल टू इनफाइनाइट लेवल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, तो आपका क्या आपको गिवन है वो आपको अप्लाई करना है। हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगाएंगे, 1 by lambda is equals to r is your Rydberg's constant, z is the atomic number, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए कि आपको जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी गिवन है, आपको x गिवन है। सो दैट मींस 1 by x इज इक्वल्स टू r। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है आपकी, +1। यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1, 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो 1 बाई इंफिनिटी कितनी होती है, 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 बाई x, है ना। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो जो गिवन है, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ क्या है आपकी, मैक्सिमम है, सो दैट मीन्स एनर्जी क्या है आपकी, मिनिमम है। एंड यू हैव टू फाइंड फॉर पास्चन सीरीज ऑफ हीलियम। हीलियम के लिए देखना है पास्चन सीरीज में क्या होता है, आपका जो फाइनल ट्रांजिशन जहां पे आके स्टॉप करती है दैट इज इक्वल टू योर थर्ड लेवल, दैट इज इक्वल टू योर थर्ड लेवल। और हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 होती है। तो आपको वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब एनर्जी का गैप क्या चाहिए, मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब आपका जो जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है वो लेवल कौन सा हुआ आपका, फोर्थ लेवल हो, और जहां पे ट्रांजिशन खत्म हो रही है पास्चन सीरीज की दैट इज n इक्वल टू 3। तो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r, z कितना है 2 का स्क्वायर, 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, देखो r की वैल्यू क्या है आपकी, 1 बाय x है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको सॉल्व कर लो, 1 बाय 9 डिवाइड माइनस 1 बाय 16। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका वेवलेंथ है वो कितना आएगा, 36x बाय 7। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन एन कंपाउंड। देखो जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइंस हो गए, तो ये सब आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन करते हो। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आपके किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो 95 का आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। 96, क्रिस्टल कांट पोजेसेस। देखो जो एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है, कहते हैं उसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो पहला है वन फोल्ड। वन फोल्ड का मतलब क्या है, C1 एक्सिस। दैट मीन्स आप उसको 360 से अगर रोटेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल या इक्वलेंट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये तो होती है। C3 का मतलब क्या होता है आपका, आपने 120 डिग्री से रोटेट किया है, 120 डिग्री से अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो देन भी आपको सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दैट मीन्स आपकी C3 एक्सिस भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपकी 5, C5 का मतलब क्या होता है आपका, that is your 72 degree and that is not present in your crystal system। C6 का मतलब होता है 60 डिग्री, यस 60 डिग्री प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, कि अगर आप क्रिस्टल को 72 डिग्री से रोटेट करते हैं देन आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलता जैसा आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 96 का आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, एनएमआर सिग्नल ऑफ एसीटोन। देखो एसीटोन में आप चेक करो कितने तरह के, कितने टाइप के आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपके एक ही तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, दोनों मिथाइल जो हाइड्रोजन है दैट आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो 97 का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन आएगा। और जो इनकी सिग्नल की वैल्यू है आपकी कितने पे आती है, अप्रोक्सीमेट 2 से लेके 2.5 ppm के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 98,
द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जो हाफ लाइफ होता है वो आपके ऑर्डर के कैसे डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n माइनस वन, वेयर n क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे आप जीरो की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो आपका जो टी हाफ आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। दैट मीन्स जो आपका जीरो ऑर्डर के लिए होता है वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 98 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4, देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है कि जो आपका नॉर्मेलिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको 2.3 गिवन है। एन फैक्टर H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, मतलब कितनी H पॉजिटिव दे सकता है ये, दो H पॉजिटिव डोनेट करता है तो इसके लिए एन फैक्टर कितना है 2 है। तो 2.3 इंटू टू कितना बन गया 4.6। तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। ध्यान क्या रखना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो आपको मोलैरिटी 2.3 गिवन है, H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 होता है, दैट मीन्स ये दो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, देखो ग्रीन केमिस्ट्री में कैसे क्या होता है कि आपको इस तरह के सॉल्वेंट या सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है दैट आर इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए वो सेफ होते हैं। तो इनमें जो गिवन ऑप्शंस है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये आपका दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ग्रीन केमिस्ट्री बिकॉज इनमें न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन होती हैं जिन जो कि आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं दैट आर वेरी hazardous to your environment, they are not eco friendly। तो 100 का आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4H10, तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या करना है आपको, फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फोरस, आपको अल्टरनेटिवली इनको क्या करना है ऐड करते जाना है, फोस्फोरस देन ऑक्सीजन। आफ्टर दैट देखो जो आपकी ऑपोजिट फोस्फोरस है उनके बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है आपको, और हर फोस्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आपको अटैच करना है। तो जब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और इसके जब आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो वो टोटल कितने आएंगे आपके 16 आएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा होता पाई बॉन्ड्स कितने हैं तो टोटल पाई बॉन्ड कितने, सो अगर सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ वो पाई बॉन्ड्स पूछते तो आंसर कितना आना था आपका 4 आना था। तो आपका यहाँ पे 101 में सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं तो आंसर आएगा 16। अगर वो पाई बॉन्ड पूछेंगे तो आंसर कितना लिखोगे आप 4 लिखोगे, पाई बॉन्ड कितने हैं 4 हैं। 102, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ योर हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, कहते हैं थर्ड ऑर्बिट में बताइए कि कितनी वैल्यू होगी। तो इसमें ध्यान रखना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जेड, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, डिवाइडेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। एन क्या है आपका, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। नाउ आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिया है हाइड्रोजन के लिए, दैट मीन्स जेड की वैल्यू भी 1 है और आपकी एन की वैल्यू भी 1 है। सो दैट मीन्स जो आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर 6 गिवन है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3 है एंड z इक्वल टू कितना है 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो ये गिवन वैल्यू है आपको वो लिखना है, z की वैल्यू 1 और n को कितना पुट करना है 3। तो जस्ट आप इसको क्या करोगे डिवाइड कर लोगे, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, 2 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter, find entropy change। आपको R की वैल्यू भी गिवन है कि आपको क्या यूज करना है। तो इसमें आपको जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला यूज करना है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू n R ln V2 by V1, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू चूज। देखो n की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 मोल, r की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 कैलोरी पर मोल केल्विन,
Ln वॉल्यूम कितना दिया है आपको 20 लीटर और आपको इनिशियल कितना है 2 लीटर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी योर 9.2। 9.2। तो आंसर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज। तो देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है वो कितना आता है आपका, दैट कम्स आउट टू बी योर 8A by 27 RB, that is the formula of critical temperature। अगर आपको क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू पूछे वो होता है A by 27 B स्क्वायर, और अगर आपको क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू पूछे दैट इज इक्वल टू योर 3B, और अगर तीनों में रिलेशन पूछे तो वो क्या होता है PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC। तो ध्यान में रखना, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर BaCl2। देखो ध्यान में रखना, अगर आपका सॉल्ट A पॉजिटिव B नेगेटिव है तो उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेशन के इक्वल आती है। और अगर आपका सॉल्ट AB2 टाइप है, दैट मीन्स एक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पे 2 पॉजिटिव है, एक पे 1 नेगेटिव है, तो उसका जो कंसंट्रेशन आता है वो क्या आता है आपका ट्रिपल टाइम्स आता है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर आपके दोनों चार्जेस टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव है तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या आती है आपकी 4 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन। और यहाँ पे आप देखिए बेरियम पे 2 पॉजिटिव है और क्लोराइड पे चार्ज कितना है नेगेटिव, सो दैट इज योर सेकंड कैटेगरी। आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी आपकी थ्राइस ऑफ योर कंसंट्रेशन। तो 3 गुना कर दो, कितना आंसर आएगा आपका 0.6। तो 105 का आंसर कितना आएगा आपका 0.6। 106, a compound decomposes according to the first order rate law with half period कितना है आपको 30 मिनट गिवन है। कितना गिवन है आपको 30 मिनट। कहते कितना फ्रैक्शन बच जाएगा आफ्टर 120 मिनट। तो मैंने आपको बताया था अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। आफ्टर n हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा दैट इज इक्वल्स टू n नॉट बाई 2 की पावर n। तो n नोट स्टार्टिंग में कितना था, लेट सपोज n नोट ले लीजिए, और आप n क्या है कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है। तो देखो हाफ लाइफ कितना था 30, कितने टाइम के बाद पूछ रहे हैं 120, तो कितनी हाफ लाइफ होंगी 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट मीन्स टोटल हाफ लाइफ 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स 2 पावर 4। दैट मीन्स जो आपकी कंसंट्रेशन बच गई है वो कितनी बचेगी इनिशियल की 1/16 हो जाएगी। दैट मीन्स 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0.0625 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 106 का आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, अ डिवाइस दैट मेक्स द यूज ऑफ टिंडल इफेक्ट, है ना। टिंडल इफेक्ट के लिए हम आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ध्यान में रख। क्वेश्चन नंबर 108, द क्यू बैंड इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइलिन। देखो एसिटाइलिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में आपके 3 बैंड आते हैं पी क्यू एंड आर। जो आपके पी आर बैंड होते हैं वो आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए होते हैं, ध्यान में रखना, वो आपके स्ट्रेचिंग लीनियर वाइब्रेशंस के लिए होते हैं। और जो आपका क्यू बैंड होता है दैट इज फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन, वो किसके लिए होता है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन जिसमें एंगल चेंज करता है। और स्ट्रेचिंग में आपकी बॉन्ड लेंथ वेरी करती है, बॉन्ड लेंथ वेरीज करती है, बट आपके बेंडिंग वाइब्रेशन में आपका एंगल वेरी करता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। देखो जो सेल कांस्टेंट है दैट इज जी स्टार, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एरिया। तो इसकी जो यूनिट्स बनती हैं वो क्या है सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स क्या आएंगे आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। तो 109 में देखो किसी भी ऑप्शन में सही मार्क नहीं दिया तो इसका आपको एग्जाम में ग्रेस मार्क मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 110, 1 HMNMR स्पेक्ट्रम ऑफ HD वुड शो, क्या शो करेगा। देखो जो H का सिग्नल है वो किसकी वजह से आएगा ड्यूटेरियम की वजह से, और ड्यूटेरियम की आई वैल्यू कितनी होती है 1। तो फॉर्मूला लगाइए 2 N, N कितना है ड्यूटेरियम 1 है, आई वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1।
2Ni+1, तो कितना आएगा, 3 सिग्नल मिलेंगे, मतलब आपको ट्रिपलेट आएगा। क्योंकि यहाँ पे n वैल्यू 1 है तो इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 1:1:1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 110 का ए ऑप्शन। दैट मीन्स अ ट्रिपलेट विद इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1। Question number 1111. The half-life of a substance is 50 minutes at a certain concentration. When the concentration is reduced to one half of the initial concentration, तो उसकी जो half life है वो भी क्या होगी आपकी 25 मिनट हो गई। तो वो पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो इसमें देखो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि जो आपका हाफ लाइफ होता है दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1। तो देखो स्टार्टिंग में आपको कितना हाफ लाइफ दिया है, 50 दिया है, और कंसंट्रेशन कितनी थी वो आपको गिवन है A0 थी। बाद में देखो क्या है आपका हाफ लाइफ कितना हो गया 25, और कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी हाफ होगी, मतलब A0/2। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका 0 है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना था, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 112। पोलराइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय केटाइन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि केटाइन है वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा दोनों के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप। सो देयर विल बी अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो 112 का आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज योर बी ऑप्शन, रेट कांस्टेंट एट द टू टेम्परेचर। देखो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपकी एर्हीनियस इक्वेशन। क्या यूज करते हैं हम, आपकी एर्हीनियस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दैट क्या है आपका ln k2/k1 is equals to activation energy by gas constant R 1/T1 minus 1/T2। तो ये फॉर्मूला लगा के आपके K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, एंड T1 T2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 114। द पार्टिकल हैविंग मेजर रोल इन बाइंडिंग द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस में आपको मैंने शायद पढ़ाया था मैसोन। तो मैसोन्स क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं कि जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन प्रोटॉन में ट्रांजिशन करते हैं, तो मैसोन की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है वो बाइंड रहता है, बाइंडिंग एनर्जी उसमें शो होती है। तो 114 का आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116। कहते हैं आपका जो गोल्ड है वो एफसीसी स्ट्रक्चर में है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए आपका रिलेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू योर √2a दैट इज इक्वल्स टू 4r। r इज द रेडियस ऑफ द एटम एंड a इज द एज लेंथ। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है आपका √2a इज इक्वल्स टू 4r। और आपको सेल की डायमेंशन मतलब a गिवन है, एज लेंथ गिवन है आपको 4 एंगस्ट्रॉम। तो आपको रेडियस r निकालना है, तो r क्या होगा आपका √2a/4, √2 इंटू एंगस्ट्रॉम कितना गिवन है 4/4, 4 से 4 कैंसल, तो दैट मीन्स √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। तो 116 का आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118। रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपका क्या होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉरी नॉट इरिवर्सिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये खुद ब खुद नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119। आपका जो देखो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड गिवन है x सेंटीमीटर पर सेकेंड at a pressure p atmosphere, then you have to calculate the RMS speed at 2p atmosphere and constant temperature will be। तो आपका देखो जो आपका रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 3RT
बाय मॉलिक्यूलर मास। अब देखो आपको जो भी आंसर गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आपका पीवी इज इक्वल्स टू आरटी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 पीवी बाय एम। अब देखो टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, प्रेशर अगर देखो इन्होंने टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, तो प्रेशर को क्या कर दिया डबल। अगर आप प्रेशर को डबल करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, बिकॉज at constant temperature pressure and volume are inversely proportional to each other by Boyle's law। तो अगर आप प्रेशर को डबल करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे P, आपका P की जगह क्या हो गया 2P हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया V/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका सेम ही आएगा। सो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन, देयर विल बी नो चेंज इन रूट मीन स्क्वायर स्पीड of the system। क्वेश्चन नंबर 125 एनक्यूआर से क्वेश्चन है आपका CH3CN आपको गिवन है, कहते हैं कितने सिग्नल को क्या करेगा आपका शो करेगा, तो ये आपको इसमें क्या बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपका इसमें आपके आई वैल्यू कितनी है 1, अगर आई 1 है तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आपके लेवल्स बनेंगे दैट इज 0 and plus minus 1 and corresponding to that only one transition is possible and you will get only one signal। तो 125 का आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। 126 देखो अगेन आपका क्या है रेपिटेटेड क्वेश्चन है, तो इस पे आपको दो पिक्स मिलेंगी ड्यू टू टू आइसोटोप विद इंटेंसिटी रेशियो 3:1, विद इंटेंसिटी रेशियो 3:1। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि दो आइसोटोप हैं। आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो मिथाइल का वैल्यू कितना होता है 15, और आपका क्लोरीन का अगर 35 लेते हो तो वैल्यू आपकी किस पे आएगी 50 पे आएगी, और अगर आप 35 की जगह 75 आइसोटोप ले रहे हो तो m बाई जेड की वैल्यू कितने पे आएगी 52 पे। तो आंसर क्या आएगा इसका आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 द सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 128 the solution of KMnO4 is pink in water, the pink color is due to। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ KMnO4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ manganese is in +7 oxidation state, that means there is no d electron। 3d ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ no unpaired electron present, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3d ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਹੈ। ਤਾਂ that means ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ should be colorless ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, but ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ pink color ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। उसका कारण की है दैट इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ਇੱਥੇ जो लिगेंड है वो थोड़ा ऑक्साइड है एंड मेटल की थोड़ा मैंगनीज +7 है। ऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ਦੀ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर ਕਰਦਾ है, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 129 in which case there is a high probability of obtaining Mossberg spectrum। तो देखो मोसबेर स्पेक्ट्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੋਇਲ એનર્ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is approximately 0.8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 130 the Mossberg spectrum of high spin solid structure at low temperature is। देखो थे जो आयरन है, आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है। आयरन +3 मतलब 3d5 ਟੈਟਰਾहेड्रल स्ट्रक्चर है। ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ e ਲੈਵਲ ਤੇ t2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਹੈ मतलब ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਗੈਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਗੈਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਗੈਂਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ 130 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 131 the which of the following will be ESR active। ESR active ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ there should be an unpaired electron। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ unpaired electron ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ there is no unpaired electron, ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ H2 in solid state, H2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਅਰਡ ਹੋਣਗੇ 1s2 ਬਣੇਗਾ ਸਿਗਮਾ 1s2,
ਤੇ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ H ਐਟਮ। H ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ that can show your ESR spectrum। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 131 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 132 ESR spectrum of paramagnetic complex shows। देखो ते कॉपर की है ਤੁਹਾਡਾ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। कॉपर +2 मतलब 3d9 ਇੱਕ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिग्नल देखो किन्ने आएंगे सिग्नल ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਰ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਹੈ that can split ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕॉपर ਦੀ ਜੋ I ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is equals to 3/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕॉपर ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ स्पिन वैल्यू कितनी है 3/2 तो यूजिंग द फॉर्मूला 2Ni+1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਆਰਟੈਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਰਟੈਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਏਗੀ that of equal intensity। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 133 प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम शो किन्ने सिग्नल शो करेगा तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 134 प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ मिथेनॉल ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਬਲੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਏ ਸਿਗਨਲ ਪੀਕਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਨਐਮਆਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਫੋਟੋਮੀਟਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ that is of 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕਪਲਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਗਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 3.1 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 3.2 ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਲਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੀਕਸ separation between two peaks into frequency of your photospectrometer into frequency। ਤਾਂ ਦੇਖੋ separation ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that is your 0.1 ppm frequency ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਹਰਟਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 1/10⁶ ਐਂਡ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10⁶ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਹਰਟਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 134 ਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 137 फर्मी रेजोनेंस इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन फेनोमेना ऑफ। देखो फर्मी रेजोनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੈਂਡ that appears from ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ from your first overtone ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਫਰਮੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ। ਤਾਂ 137 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 138 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 92 यूरेनियम है 238 है that is converted into your 99 थोरियम 234 प्लस P। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ P ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਥੋਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ 90 not 99 that is your 90। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ P ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ 90 ਹੈ ਪਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 92 ਹੈ that means ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਆਏਗਾ that means ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 238 ਹੈ ਇੱਥੇ 234 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ 238 ਬਣ ਜੇ 4। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ that question from your nuclear chemistry ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 138 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। क्वेश्चन नंबर 139 that is a repeated question ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬੀਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਬੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 140 origin of acid rain ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ due to incomplete burning of coal
ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜੋ pH ਹੈ 5.6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्वेश्चन नंबर 141 ओजोन लेयर, देखो ओजोन लेयर ਤੁਹਾਡੇ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ਹੈਲੋਜਨਸ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। extensive use of vehicle is contributing to the air pollution, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰੋ, use of public buses ਜਾਂ metro facility ਨੂੰ use ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ pollution ਨੂੰ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 143 iron bacteria a chemolithotropic bacteria ਕਹਿੰਦੇ produce energy by the oxidation of, ਦੇਖੋ oxidation ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ iron ਜੋ +2 oxidation state ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ that will oxidize to +3 oxidation state, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 144 ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਲ ਜੋ ਕਾਰਬੋਕਸੀਪੈਪਟੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is your zinc, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸੀਪੈਪਟੀਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰੇਜ਼, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 144 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 145 in the fixation of dinitrogen nitrogenous enzyme is used which converts nitro to, ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ N2 plus 8 proton plus 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ATP એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ATP ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ADP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡੀਨੋਸਾਈਨ ਡਾਈਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 16 ਫੋਸਫੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ that is your adenosine triphosphate, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ there is a liberation of 16 phosphoric acid molecule, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ that is the complete reaction in the ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੀਏਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 8। क्वेश्चन नंबर 147 अगेन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? which among the following is a major factor in the formation of a chemical bond considered HCl, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। there will be a release of the energy whenever there is a bond formation, ਤਾਂ 147 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 149 ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਪਰ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ dx² - y² ऑर्बिटल 'ਚ ਹੈ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 2017 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪੀਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ।